हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके लिए जो कल ऑब्जेक्टिव आपको कराए थे 10, आज हम आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और अपने चैप्टर का नाम वही है बेटा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, वही अपना नाम रहेगा और वही है। मैं आपके साथ आपका अपना संजय सर। चलते हैं बेटा, समय को ना ख़राब करते हुए उसी ऑब्जेक्टिवों पे। अब कल अपन ने 10 पढ़े थे, 10 पढ़े थे, 10 के बाद ये 11वां नंबर है बेटा। 10 के बाद ये अपना आज 11वां नंबर का क्वेश्चन है। क्या है अपना कि निम्न में से किस पौधे में निषेचन, ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, कि निम्न में से किस पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता है। ध्यान से देखना कि जल आवश्यक नहीं होता है। आपने पास ऑप्शन 2 रखे हैं, बताइए पाइसम सटाइवम या बेलीसनेरिया, 2 ऑप्शन है बेटा। इन दोनों में से किस में जल आवश्यक नहीं होता है और किसके लिए? निषेचन के लिए। किस पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अपना पाइसम सटाइवम और सेकंड ऑप्शन दिया अपना बेलीसनेरिया। तो इसका बड़ा राइट आंसर रहेगा अपना कि पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, इसको पाइसम सटाइवम क्या होता है बेटा? ये मटर का ही एक रूप है, इसे उद्यान मटर या उद्यान मटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, ध्यान से देखना कि टेपेटम, देखो फिर आ गया टेपेटम बेटा, बार बार आता है। टेपेटम किसका भाग होता है? किसका भाग होता है? मैंने बताया था, बताओ अंडाशय की भित्ति का या परागकोश की भित्ति का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परागकोश की भित्ति का। और ये क्या होता है? परागकोश के भित्ति के अंदर क्या काम करता है? अंदर प्रकोष्ठों में रहता है, चैम्बर के रूप में उपस्थित होता है, जो केवल पोषण या भोजन देने का काम करता है। तो अगला है अपना कि परागकोश की, किसकी? परागकोश की आंतरिक भित्ति टेपेटम का कार्य क्या होता है? देखो आ गया बेटा कि टेपेटम का क्या कार्य होता है, सुरक्षा या पोषण? अभी बात कर रहे थे, जी रहा इसका उत्तर पोषण। पोषण की अगर जगह भोजन भी लिखा आ गया तो बेटा यही है भोजन। इसका अगला है भ्रूणपोष। कौन सा बेटा? भ्रूणपोष या भ्रूणकोश। केंद्रक की प्रकृति कैसी होती है? केंद्रक की जो आकृति है उनकी कैसी होती है? त्रिगुणित होती है या अगुणित होती है? त्रिगुणित होती है बेटा या अगुणित होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर बेटा त्रिगुणित। कैसी आकृति होती है इसकी? त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित। अगला अपना कि बीजांड द्वार से, कौन से? बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? ध्यान से देखना और ध्यान से सुनिए बेटा, बीजांड द्वार से पराग नलिका के प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन अपने पास 2 हैं, आ और बा। आ ऑप्शन है पोरोगेमी या स्यूडोगेमी। पोरोगेमी या स्यूडोगेमी। तो इसका राइट आंसर है बेटा अपना पोरोगेमी। क्या है इसका राइट आंसर? पोरोगेमी। अगला है यदि अंड में गुणसूत्रों की संख्या 8 है। कितनी है बेटा? 8। ध्यान से देखना कितनी संख्या है? 8। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो अगर यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 8 है तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इसका डबल है, इसमें कितना होगी? 16। कितनी होगी बेटा इसका? 16। अगला है द्वनिषेचन। द्वनिषेचन इनमें से किसका लक्षण है? अनावर्त बीजी या आवर्त बीजी? द्वनिषेचन आवर्त बीजी या अनावर्त बीजी। और द्वनिषेचन शब्द आ गया है तो दो निषेचन में 2 रहेंगे, नर और मादा। और नर और मादा से जब किसमें होगा बेटा ये? आवर्त बीजी। इसमें होगा ये आवर्त बीजी। और आवर्त बीजी के बारे में आपको बता चुका हूँ, वे बीज जिनके ऊपर अपना सुरक्षात्मक कवच हो या खोल रहता है उन्हें आवर्त बीजी कहते हैं। अब फलभित्ति। फलभित्ति किसमें विकसित होती है? फलभित्ति किसमें विकसित होती है? बीज चोल में या अंडाशय की भित्ति में? क्या बेटा, क्या आप द्वारा फिर से रिपीट कर रहे हैं अपन कि फलभित्ति किसमें विकसित होती है? बीज चोल में या अंडाशय में? तो बेटे जो भी बीज बनता है फलभित्ति पहले अंडाशय में विकसित होती है। किसमें होती है? अंडाशय में। इसलिए अपना सही आंसर क्या है? अंडाशय। अगला निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? अंडाशय किसके परिवर्तित होता है? इसमें बेटा एक बा ऑप्शन छूट गया है,
ये बता देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं बीज। क्या लिख दिया बेटा? बीज। बताइए आ और बा फल में या बीज में, क्या निषेचन के बाद अंडाशय। अब निषेचन के बाद क्या बन गया? अंडाशय। अब अंडाशय के बाद क्या बनेगा? फल, और फल सूखने के बाद क्या बनेगा? बीज। तो यहाँ अपन से क्या पूछा है? निषेचन के बाद पूछा है, तो राइट आंसर अपना क्या होगा? फल। क्या होगा बेटा? राइट आंसर अपना होगा फल। एक बार रिपीट करते हैं कि किस पौधे में निषेचन के लिए जल आवश्यक नहीं होता है, तो पाइसम सटाइवम। अगला है टेपिटम, किसका भाग होता है बेटा? परागकोश की भित्ति। किसकी होती है? परागकोश की भित्ति। अगला है परागकोश की आंतरिक भित्ति। इसमें टेपिटम का क्या कार्य होता है? टेपिटम का पोषण प्रदान करने का, पोषण या भोजन देने का काम करता है। अगला भ्रूणपोष या भ्रूणकोश की केंद्र के प्रकृति कैसी होती है? त्रिगुणित। कैसी होती है बेटा? त्रिगुणित। अगला है परागकोण की बाह्यभित्ति किसकी बनी होती है? हाँ, ये छूट गया था बेटा जरा। परागकोश की बाह्यभित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन की या सपोरोपोलोनिन की? ये लिग्निन की या सपोरोपोलेनिन की। तो इसका राइट आंसर है अपना बेटा बा, सपोरोपोलेनिन की। अगला है यदि अंड में गुणसूत्र संख्या 8 है तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो 8 का डबल कर दिया अपन ने 16। द्वा निषेचन इनमें से किसका लक्षण है? तो आवर्तबीजी का। और फल भित्ति किस में विकसित होती है? अंडाशय में। और निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? निषेचन के बाद किस में होता है? मैंने बताया बेटा किस में होता है? पहले फल में। अगला है अपना 21, 21वां है अपना। 21वां क्वेश्चन अपना क्या है कि कमजोर जड़ तंत्र वाले पौधे में प्रसारण किसके द्वारा होता है? कमजोर जड़ तंत्र, लेयरिंग या कलम। लेयरिंग बेटा उसे कहते हैं किसी पौधे की एक छोटी सी टहनी काटकर दूसरे किसी शाखीय तने में उसको लगा देना, इसे ग्राफ्टिंग विधि या लेयरिंग विधि भी कहते हैं। तो अब इसमें दिया कलम, और कलम आप जानती हैं किसी पौधे को काटकर उसका जैसा कि जैसा वहाँ पर लगा दिया जाए तो वो उग गया, उसे क्या बोलते हैं? कलम। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है अपना कि कमजोर जड़ तंत्र। फिर देखना, कमजोर जड़ तंत्र वाले पौधे प्रसारण किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा। अगला है द्वितीय केंद्रक किसके द्वारा बनता है? नाम क्या बेटा? द्वितीय। द्वितीय मतलब दो, और दो केंद्रक होने चाहिए किसमें? अंडपकण द्वारा या दो ध्रुवीय केंद्रक के संयुगमन द्वारा। तो इसका उत्तर है दो ध्रुवीय केंद्रक के संयुगमन द्वारा। अगला है नर युग्मक, 23वें नंबर का बेटा ध्यान से देखना। 23वें नंबर का कि नर युग्मक का निर्माण किसमें होता है? पराग नलिका में या बीज चोल में? तो नर युग्मक का निर्माण बेटा, नर युग्मक का यानी पुंकेश्वर का किसमें होता है बेटा? पराग नलिका में। पुष्प का एक लिंगी होना किसे रोकता है? इसे थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना कि दिया है कि पुष्प का एक लिंगी होना किसे रोकता है? होता नहीं है, किसे रोकता है? ध्यान से देखना, ऑटोगैमी को या जीटोनोगैमी को? तो ये रखता है बेटा ऑटोगैमी को रोकता है, और ना जीटोगैमी को नहीं रोकता है। तो ऑटोगैमी को रोकता है और जीटोनोगैमी को नहीं रोकता है, इसलिए नहीं। पुष्प का एक लिंग होना किससे रोकता है? ऑटोगैमी को। और नहीं रोकता होता हो तो जीटोनोगैमी इसका उत्तर हो जाता। 25वां अपना बेटा, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने केंद्रकीय कोशिका होती है? एक अपना 25वां क्या है? परिपक्व भ्रूण कोश में, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी पराग केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं? 4 केंद्रकीय या द्विकेंद्रकीय? किसमें? परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी होती हैं? 4 केंद्रकीय या द्विकेंद्रकीय? तो इसका उत्तर होगा बेटा क्या? द्विकेंद्रकीय। क्या होगा उसका? द्विकेंद्रकीय। अगला है जनन छिद्र वह स्थान जहाँ वहाँ चोल होता है। जनन छिद्र, जनन छिद्र मतलब जहाँ से बीज प्रवेश करता है जनन माध्यम से, और वहाँ से वो निषेचन करके अंडाशय से भ्रूणपोष से फल में, बीज से फल में परिवर्तित होता है, वहाँ क्या अनुपस्थित होता है? तो वहाँ क्या होता है? अनुपस्थित होता है। वहाँ चोल होता है। क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। अगला है जब एक पौधे में एक पुष्प, ध्यान रखना कितना पुष्प? एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होना क्या कह रहा है? एक से दूसरे पर जाएगा तो साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अपने पास 2 ऑप्शन है, आ और बा, पर निषेचन
या सजात पुष्पी? सजात मतलब साथ में, तो इसका उत्तर होगा अपना सजात पुष्पी। क्या होगा बेटा इसका उत्तर? सजात पुष्पी। अगला है एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? किसमें? भ्रूणकोश में। सामान्य भ्रूणकोश में किसकी संख्या पूछिए बेटा? केंद्र की संख्या। किसकी पूछिए? केंद्र की संख्या कितनी होगी? 8। अभी पढ़ा था अपन ने, उसमें एक में 8 का 16 था, इसमें कितना है? 8। अब बहुकेंद्रिकीय अवस्था किसमें पाई जाती है? किसमें जी? बहुकेंद्रिकीय अवस्था किसमें पाई जाती है? मक्का में या नारियल का तरण भ्रूणकोश में? नारियल पानी आपने पिया होगा बेटा काफ़ी, तो नारियल पानी कब पिया था? जब डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो, या जब कभी पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं है, तो उस अवस्था में भी अपन को नारियल का पानी पी सकते हैं, और इसे ब्लड की जगह भी इसका यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये कैसा है? इसका उत्तर है बहुकेंद्रिक अवस्था किसमें पाई जाती है? नारियल का तरल भ्रूणकोश, जो अपन पानी पीते हैं। अगला है तीसरा है बेटा वर्सेटाइल परागकोश किससे संबंधित है? वर्सेटाइल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, ऐसे अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित होना या अपने को परावर्तित करा देना। तो ये दिया वर्सेटाइल, कीट परागण द्वारा या वायु परागण द्वारा। तो इसका होता है बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जाएगा? कीटों द्वारा। अब वायु द्वारा तो बेटा सब जगह पहुंचेगा वायु द्वारा परागण, तो इसका राइट आंसर अपना कौन सा? कीट परागण द्वारा। फिर से एक बार अपन इनको रिपीट करते हैं। अब डायरेक्ट उत्तरों पर अपन गौर करेंगे कि कमजोर जड़ तंत्र वाले पौधे कौन से बेटा? कलम। द्वितीयक केंद्र किसके द्वारा बनता है? दो ध्रुवीय केंद्र के संयुगमन द्वारा। नर युग्मक का निर्माण होता है पराग नलिका में। पुष्प का एक लिंगी होना किसे रोकता है? ओटोगैमी को। एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितने केंद्रकीय कोशिका होती हैं? द्विकेंद्रकीय। और जनन छिद्र वह स्थान जहाँ भांचुर होता है, जनन छिद्र वहाँ क्या अनुपस्थित होता है? क्या होता है बेटा? वहाँ अनुपस्थित होता है। अगला है जब एक पौधे में एक पुष्प दूसरे पुष्प पर परागण होना क्या कहलाता है? तो उसका है सजात पुष्पी। और एक सामान्य भ्रूणकोश में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? 8। बहुकेंद्रिक की अवस्था किसमें पाई जाती है? नारियल का तरल भ्रूणकोश। और वर्सेटाइल परागकोश किससे संबंधित है? वर्सेटाइल परागकोश किससे संबंधित है? कीट परागण द्वारा। किससे द्वारा? कीट परागण द्वारा। अपना 31वां क्वेश्चन है 31 वाला कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेप्लेसिया या कमल? तो इसका राइट आंसर है बेटा सबसे बड़ा पुष्प होता है रेप्लेसिया। इसका पूरा नाम है रेप्लेसिया और नेलोडाई। लगभग इसका वजन बेटा 6 किलो से 8 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 6 से 8 किलोग्राम तक। इस पर व्यक्ति आराम से सो सकता है और बैठ सकता है। अगला है सबसे बड़ा फल या बीज किसके होता है? सबसे बड़ा फल और बीज नारियल का या लोडोइसी का, या लोडोसिया भी कहते हैं बेटा इसको, बताइए नारियल का या लोडोइसिया का? तो इसका राइट आंसर है बेटा नारियल ही बड़ा होता है। आपने देखा है नारियल से ही बड़ा होता है लोडोइसी। ये भी नारियल जैसा होता है, बड़ा होता है लोडोइसी। सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र किस में होती है? वर्तिका और वर्तिकाग्र किस में लंबी होती है? सरसों की या मक्का की? बताइए सरसों की या मक्का की? बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या है? मक्का की। सरसों की नहीं है, मक्का की है। क्या है बेटा ये? मक्का की। क्योंकि मक्का काफ़ी सरसों से भी लंबा बढ़ जाता है और इसके अलग अलग तने पर अलग अलग मक्का, इसे आप बोटिया बोलते हैं, समझ रहे हो? तो जो अलग अलग पे सबसे लंबी होती है क्या होती है? 33वें का सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिका किसकी होती है? मक्का की। 34वां क्वेश्चन है सबसे बड़े परागकण किसका होता है? मटर का या मिराबिलिस का? मटर तो आपने देखी है बेटा, मिराबिलिस नहीं देखी। मिराबिलिस को आप सर्च कर लेना। तो इसका उत्तर होता है इसमें मिराबिलिस। क्या होता है? मिराबिलिस। सबसे छोटा पुष्प, सबसे
छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वोल्फिया या बारहमासी का। तो बारहमासी तो आपने देख लिया है, वोल्फिया। वोल्फिया बेटा इतना छोटा होता है कि ऐसे सरसों का दाना हो, आप उंगली पर, एक उंगली पर लगभग हजारों फूल आ सकते हैं, इतना छोटा होता है, हरे कलर का। क्या होता है, हरे कलर का, यह वोल्फिया। सबसे छोटे परागकण किसके होते हैं,